वेताल कथा उत्तराधिकारी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कथा कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। महाराजा विक्रमार्क फिर पेड़ के पास लौट आए। उन्होंने शव को पेड़ से नीचे उतार लिया, कंधे पर रखा और पहले की तरह चुपचाप पलटकर शमशान की ओर चल पड़े। सब में छुपा वेताल बोला, हे राजन, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुमने यह दुष्कर कार्य किसके हित के लिए शुरू किया है। कुछ महान लोग बिना भेदभाव काम करने की महान मंशा लेकर काम शुरू करते हैं, लेकिन जाने अनजाने वे अंत में भेदभाव करने लगते हैं। यदि तुम ऐसे लोगों के लिए यह कठोर परिश्रम कर रहे हो तो हो सकता है अंत में तुम्हें कुछ दुख हो। मैं तुम्हें स्वर्णधारा राज्य के राजा विक्रम भूपति की कहानी सुनाता हूँ। इससे तुम्हें अपने श्रम को भुलाने में मदद मिलेगी। फिर वह इस प्रकार कहानी सुनाने लगा। स्वर्णधारा नगर के राजा विक्रम भूपति बड़े वीर और दयावान थे। उनके राज्य में सुख शांति का माहौल था। राजा अपने जीवन के एक पक्ष को छोड़कर हर तरह से संतुष्ट थे। राजा के कोई संतान न थी। राजा रानी ने कई तरह की पूजाएं की और बहुत से दान किए। वे कई संतों और योगियों से मिले, लेकिन कोई भी लाभ न हुआ। रानी मुकुंदमाला ने सलाह दी कि राजा को पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। बहुत समय तक तो राजा विक्रम भूपति इसके लिए तैयार न हुए। फिर अंत में उन्होंने दूसरा विवाह किया और उनकी दूसरी रानी का नाम था वल्लिका देवी। शीघ्र ही वल्लिका देवी गर्भवती हुई। इस सूचना से राजा के बराबर प्रसन्नता महारानी मुकुंदमाला को भी हुई। एक शुभ दिन रानी वल्लिका देवी ने एक स्वस्थ बालक को जन्म दिया। राजा विक्रम भूपति ने अपने पुत्र को जय तेज नाम दिया। ईश्वर की कृपा से अगले ही वर्ष महारानी मुकुंदमाला भी गर्भवती हुई। उन्होंने भी एक शुभ दिन एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी ने उसका नाम मयूर ध्वज रखा। दोनों राजकुमार बचपन से ही एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहते थे। वे किसी बात पर लड़ते नहीं थे। उन दोनों के एक दूसरे के प्रति प्रेम को देखकर सभी दांतों तले उंगली दबाते थे। राजा विक्रम भूपति ने अपने दोनों बच्चों को गुरुकुल भेजा। जयतेज और मयूर ध्वज दोनों ने वहां बहुत अच्छे से विद्या अध्ययन किया। दिन बीतते गए। दोनों राजकुमारों ने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी और वे सुंदर नवयुवक हो गए थे। उन्हें देखकर राजा का सीना गर्व से फूल जाता था। राजा विक्रम भूपति अब वृद्ध हो चले थे। वे राजकुमारों में से एक को अपने बाद राजगद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते थे। परंपरा यह थी कि बड़ी रानी के सबसे बड़े राजकुमार को राजकाज सौंपा जाता था, लेकिन राजा की सबसे छोटी रानी का पुत्र उनकी बड़ी रानी के पुत्र से बड़ा था। अब धर्म संकट यह था कि राजा अपनी बड़ी रानी की उम्र में छोटे पुत्र को गद्दी दें या छोटी रानी की उम्र में बड़े पुत्र को। विक्रम भूपति धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने अपने मंत्रियों की राय ली, लेकिन कोई भी उन्हें अपने उत्तर से संतुष्ट न कर पाया। जब वे किसी नतीजे पर न पहुंच सके तो राजा भूपति ने अपने दोनों पुत्रों को बुलवाया। बच्चों, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों 6 माह तक पूरे राज्य में घूमो। इस समय में हमारे आसपास के राज्यों में भी जाओ और आकर मुझे अपने अनुभवों के बारे में बताना। दोनों राजकुमार पिता की आज्ञा को मानकर देशाटन पर निकल पड़े। जब 6 माह बाद दोनों लौटे तो राजा विक्रम भूपति ने दोनों से अपने अनुभव सुनाने को कहा। राजकुमारों में बड़ा जयतेज बोला, मैं हमारे राज्य और पड़ोसी राज्य वैकुंठिका में घूमा। हमारा राज्य हर प्रकार से उन्नत है। प्रजा आपके राजकाज से संतुष्ट है। वैकुंठिका राज्य हमसे कहीं पीछे है। वे हमारी सरकार की आलोचना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही वे हमारे प्रशासन के तरीकों को भी अपनाने का प्रयास करते हैं। इससे ही हमारी महानता का पता लगता है। राजा विक्रम भूपति ने अब अपने छोटे बेटे की ओर देखा। मयूर ध्वज ने कहा, जैसा भैया ने कहा है, हमारा राज्य हर तरह से उन्नत है, लेकिन मुझे लगता है कि किसी राजा को कभी भी अपनी सफलता पर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। हमारे राज्य में अब भी दरिद्रता है, हमें उसे हटाना है। इसके साथ ही जब मैंने वर्ष भर बहने वाली
गंगा नदी को हमारे पड़ोसी राज्य से होकर बहते देखा तो मुझे एक विचार आया। हमारे राज्य में नदियां नहीं हैं। यदि हम गंगा से कुछ पानी हमारे राज्य में ला सकें तो हमारे यहाँ कभी भी अकाल नहीं पड़ेगा और हम बरसात पर बहुत निर्भर नहीं रहेंगे। तभी हमारा संपूर्ण विकास हो सकेगा। तुम्हारी बात में यथार्थ है, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य वैकुंठिका का राजा रुद्रकेतु तो हमें शत्रु समझता है। फिर हम उसके राज्य से अपने राज्य में नदी का पानी कैसे लाएंगे? महाराज विक्रम भूपति ने प्रश्न किया। इस पर जयतेज ने उत्तर दिया, हमारे पड़ोसी राज्य से नदी का पानी लेना तो असंभव है। यह सुनकर मयूरध्वज ने कहा, भैया, बिना प्रयास किए हम ऐसा कैसे कह सकते हैं? हर समस्या का कोई न कोई हल अवश्य होता है। पहले हमें उस दिशा में कुछ प्रयास करना होंगे। हमें सकारात्मक विचारों वाला बनना चाहिए। ठीक है, हम अपना प्रयास करते हैं। यह कहकर राजा विक्रम भूपति ने बातों का क्रम समाप्त किया। कुछ माह बीत गए। वैकुंठिका राज्य के राजा ने राजा विक्रम भूपति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। विक्रम भूपति ने अपने दोनों पुत्रों के साथ ही बाकी सारे मंत्रियों का दरबार बुलवाया। उन्होंने सभी से सुझाव मांगे। जयतेज ने पिता से कहा, रुद्रकेतु की सेना हमारी सेना से दोगुनी है। यदि युद्ध हुआ तो हमारी हार तय है, इसलिए बातचीत के रास्ते कोई समझौता कर लेना उचित होगा। फिर विक्रम भूपति ने छोटे पुत्र मयूरध्वज की राय मांगी। हम इसे अपने लिए बहुत बड़ा अवसर माने। यदि हम अपनी सेना को अच्छे से तैयार करके यह युद्ध लड़ लें तो संभव है हम गंगा का पानी अपने राज्य में मोड़कर लाने में सफल रहें, क्योंकि वैकुंठिका का राजा हम पर बिना किसी उकसावे के चढ़ाई कर रहा है। यदि हम कुछ मित्र राज्यों से सहायता मांगें तो संभव है कि वे हमारी सहायता के लिए कुछ सेना भेज दें, लेकिन हमें बिना किसी हिचक के और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। राजा विक्रम भूपति को लगा कि यह बेहतर विकल्प था। मयूरध्वज की उम्मीद के अनुसार विक्रम भूपति ने सभी राजाओं से सहायता मांगी और मित्र राजाओं ने विक्रम भूपति को सैनिक समर्थन दिया। युवा और वीर मयूरध्वज ने सेना का नेतृत्व किया। उसने बहुत उत्साह के साथ लड़ने वाले सैनिकों का उत्साह वर्धन किया और उन्हें प्रेरित किया। अंत में स्वर्णधारा राज्य को विजय श्री मिली। मयूरध्वज ने अपने राज्य में जाकर पिता को यह शुभ समाचार सुनाया। फिर उसने कहा, युद्ध से पहले आप धर्म संकट में थे कि आपको राज्य मुझे देना चाहिए कि जयतेज भैया को। अब यह समस्या सुलझ गई है। आप कृपया जयतेज भैया को हमारे राज्य का राजा बना दें और मुझे युद्ध में जीता हुआ वैकुंठिका राज्य दे दें। अति प्रसन्न राजा विक्रम भूपति ने मयूरध्वज को गले से लगा लिया। फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर उन्होंने मयूरध्वज को स्वर्णधारा नगरी का राजा बना दिया और जयतेज को वैकुंठिका का। फिर उन्होंने घोषित किया कि वैकुंठिका राज्य स्वर्णधारा राज्य के अधीन रहेगा। इतनी कहानी सुनाकर वेताल ने कहा, हे राजन, जयतेज अधिक व्यावहारिक ढंग से और आर्थिक रूप से बेहतर दृष्टिकोण के साथ सोचता है। इसीलिए उसने अपने पिता से कहा कि उनका राज्य पड़ोसी राज्य से बेहतर था। इसी प्रकार जब रुद्रकेतु ने स्वर्णधारा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की तो उसने सुझाव दिया कि समझौता कर लिया जाना चाहिए, क्योंकि शत्रु की सेना दोगुने आकार की थी और जान माल के नुकसान और वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए समझौता आवश्यक था। लेकिन मयूरध्वज अपने पिता को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उसने कहा कि यदि वे गंगा का पानी मोड़कर अपने राज्य में ला सकें तो उनकी प्रगति और अच्छे से होगी, और अपने पिता को इस पर तैयार कर लिया कि युद्ध जीतने पर पानी को मोड़ने का काम आसान हो जाएगा। भाग्य से वे जीत गए, नहीं तो वह सब भी हार जाते जो उनके पास था। फिर जब मयूरध्वज ने अपने पिता को सुझाव दिया कि वे जयतेज को उनके राज्य का राजा बना दें और वह वैकुंठिका का राजा बन जाएगा, तो उन्होंने इसका बिल्कुल विपरीत किया। उन्होंने स्वर्णधारा का राज्य मयूरध्वज को और वैकुंठिका का राज्य जयतेज को दिया और जयतेज को उसका मातहत राजा घोषित कर दिया। क्या इससे उनके अपने छोटे पुत्र के प्रति अधिक प्रेम और भेदभाव का पता नहीं लगता? यदि तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर जानकर भी ना दोगे तो तुम्हारा सिर फटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया,
कोई भी राज्य तभी उन्नति कर सकता है जब उसका राजा विकास की वर्तमान स्थिति से संतुष्ट ना हो। उसे अपने नागरिकों के अच्छे भविष्य के लिए भी योजना बनानी चाहिए। साथ ही उसकी सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। शासक के नकारात्मक सोच वाला होने पर राज्य की प्रगति में बाधा पड़ती है। जहां जयतेज ने संतुष्टि और लचीलापन दिखाया, वहीं मयूर ध्वज ने दूरदर्शिता और सकारात्मकता दिखाई। उसने योजना बनाई, सेना का उत्साहवर्धन और नेतृत्व किया और चक्रवर्ती होने के सभी लक्षण दिखाए। इसी कारण राजा विक्रम भूपति ने स्वर्णधारा नगर का राज्य उसे दिया। उन्होंने सोचा कि जयतेज को ऐसे गुण विकसित करने के लिए अनुभव लेना होगा, इसलिए उतने समय तक जयतेज को मयूर ध्वज के तहत काम करना चाहिए। यह उनके अपने छोटे पुत्र के प्रति प्रेम का परिणाम नहीं था। विक्रमादित्य के इस प्रकार अपना मौन भंग करते ही बेताल सब सहित उनके कंधे से उड़ा और जाकर फिर उसी पेड़ पर उल्टा लटक गया। आपने यह कहानी ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें।